नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस समय देश कोरोना काल में दो चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक है ब्लैक फंगस और दूसरा है तीसरी लहर। पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे संस्थाएं हो, सब यही चाहते हैं कि ब्लैक फंगस से भी राहत मिले, तीसरी लहर से भी राहत मिले, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये चुनौतियां कितनी गंभीर है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ जो निरंतर कोरोना के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। डॉक्टर तिलक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत। आवाज जो है जी यही नहीं, बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब सब इस कार्यक्रम का मकसद भी है जी कि आज ये जो चर्चा हम और आप करने जा रहे हैं जी आम स्वयं तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे और खास तौर पे उन कानों में पहुंचे जहां शीशा पिघला के पड़ा हुआ है और आवाज अभी नहीं पहुंच रही। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, मैं देख रहा हूं कि कोरोना में प्लस माइनस हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, ग्राफ गिर रहा है। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जब कभी भी पॉज बटन दबाएंगे तो जो वीडियो है वो चलना रुक जाता है या धीमा हो जाता है। जी चाहे तो आप जी तो हमने धीमा कर दिया है। जी लॉकडाउन का प्रभाव है, प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रहा है। जी और अगर लॉकडाउन का प्रभाव है जी तो स्वाभाविक है कि नए केसेस की आमद घटेगी और जब नए केसेस कम होंगे, एक्टिव केसेस कम होंगे, तो जो गंभीर उनमें से हो जाते हैं वो भी कम होंगे। हमारे बेड्स खाली होंगे, ऑक्सीजन बेड्स खाली होंगे, आईसीयू बेड्स खाली होंगे, दवाइयों की मारामारी बचेगी। जो लाशों की कतार शमशान पहुंचती थी और जिसे जलाने का इंतजाम नहीं था, जिसके लिए टोकन बट रहे थे, और गांव देहात में जहां हर 5 कदम पे एक चिता जल रही थी और जिनके पास आर्थिक तंगी थी, वो उसको रेत में दफन करके जा रहे थे। ये सारी चीजें कम होंगी, धीमी होंगी, किसी हद तक थम जाएंगी। मैं मानूं कि डॉक्टर साहब, मैं मानूं कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक भी खत्म हो चुका है और उसका ग्राफ गिर रहा है। सर, पीक खत्म नहीं हुआ है, पीक विलंबित हो गया है। जी क्योंकि पीक आने से पहले हमने पॉज बटन, जिसका नाम लॉकडाउन या कर्फ्यू है, वो लगा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट की चढ़ाई खत्म हुई। सिर्फ ये है कि हम सुस्ताने के लिए कुछ देर अपने तंबू में बैठ गए। अभी सफर फिर शुरू होगा और इससे एक बड़ा लाभ हुआ है। क्या? जो जी 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 जो हमारे पास में जी संसाधन सीमित थे जी और लोगों की आमद उससे कहीं ज्यादा थी। जी नतीजा ये था कि चीजें जो थी वो संभल नहीं रही थी। लोग स्ट्रेचर पे मर रहे थे, उन्हें भर्ती नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ये साहब, जो अंदर से आक्रोश इकट्ठा हो रहा था, जी जी इसको राह मिली है। डॉक्टर साहब, दो सवाल इसी संबंध में जोड़े हुए कि मैं ये क्या मानूं कि अभी दूसरी लहर की पीक आना भी बाकी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। सफर वही है, उसी मार्ग पे चलेगा। हमने सिर्फ धीमा कर दिया है, फिल्म अभी बाकी है। एक ये भी सुझाव आया है कि इस देश में 6 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक का लॉकडाउन कर दिया जाए अगर कोरोना से जीतना है। क्या कहेंगे आप? सर, 6 से 8 हफ्ते कोई देश कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो देश हम ना है ना हो सकते हैं जी। हमारी आर्थिक शक्तियां इस लायक होनी चाहिए और लोगों को देने के लिए राशन और संसाधन का इतना भंडारण होना चाहिए। हमारे पास दोनों चीजें नहीं है
इसलिए हम इस चीज का संतुलित और एक ऐसा उपयोग करें कि हमारा काम भी निकल जाए और बीमारी को हम किसी हद तक संभाल भी पाए। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू या आंशिक लॉकडाउन लागू है, क्या ये बहुत उपयोगी है और उसे जारी रखना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि अगर हम 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन या ये कर्फ्यू कर दें तो पर्याप्त होगा। ये मेरी अपनी निजी राय है। हाँ, मैं यही जानना कारण बताता हूँ जी। कारण ये है कि एक केस से जब किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण लगता है तो उसको सामान्य तौर पर 5-6 दिन के अंदर उसके असर आने लगते हैं जी। लेकिन ये पीरियड 2 से लेके 14 दिन तक हो सकता है। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन जी, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जी, इसके बाद में लगभग 10 दिन के अंदर वो संक्रमण से मुक्त हो जाता, जी, ये मानते हैं। तो अगर हम औसतन मान लें कि 5-7 दिन के अंदर जी, पहले दफे लक्षण आए और 10 दिन के अंदर वो लक्षण समाप्त हो गए, यानी दूसरे को व्यक्ति संक्रमित नहीं कर सकता, तो इन दोनों का जोड़ 10 दिन और 7 दिन 17 दिन, आप 1 आध दिन और अतिरिक्त जोड़ लीजिए, 2 दिन जोड़ लीजिए, तो 3 हफ्ते से ज्यादा मेरे हिसाब से लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। लॉकडाउन को कायदे से लागू कर पाए, ये जरूरी है। आपने ये एक बार आंशिक भी यूज किया जी, हमने आंशिक शब्द यूज किया। जी, 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 अगर हम लॉकडाउन को ऐसे यूज करेंगे कि लॉकडाउन का अर्थ लॉकडाउन ना होकर सब चलता है, ये हाँ, हो गया। हाँ, और कभी तो कभी फिर लोग कहते वही हैं प्रभाव नहीं। काहे का लॉकडाउन, ये भी लोग कह देते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल, इस समय एक नया खतरा उत्पन्न हो गया है ब्लैक फंगस का, और ये ब्लैक फंगस हमारी आंखें छीन रहा है, हमारे लिए जानलेवा बन चुका है, हमारे जबड़ों को जाम कर रहा है। ये ब्लैक फंगस कितना भयानक है, जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए, अगर 100 मरीज कोरोना के होते हैं जी, तो उसमें सिर्फ 15 को अस्पताल की जरूरत होती है, जी, यानी ऑक्सीजन की भी जरूरत इसी में शरीक है, आईसीयू की जरूरत भी इसी में शरीक है। तो सिर्फ 15 मरीज ऐसे होते हैं, 15%, जिनको अस्पताल जाना पड़ता है। जी। नंबर 2, उन 15% में सिर्फ 5% ऐसे होते हैं टोटल में, यानी 10% वार्ड में ही ठीक हो जाएंगे सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे। 5% ऐसे होते हैं जिन्हें आईसीयू तक जाना पड़ता है जी, और उसमें से कोई 1.5 से 2% जीवित नहीं रहते, केस सब रिकवर कर जाते हैं, आईसीयू वाले भी, वार्ड वाले। अब ये फंगस आ क्यों रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत इन 15% मरीजों को पड़ रही है। तो पहले तो मान लें वो 85% जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ही नहीं है, उनमें इसका कोई खतरा नहीं। ठीक बात है। तो एक बड़ी आवाज बाहर आ गई जी। अब उन 15% में भी जो आईसीयू वाले हैं, हाँ, जिनको ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, जितनी ज्यादा जरूरत होगी इसके होने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है नाक से या मास्क से जी, या नॉन रीब्रीदिंग मास्क से या किसी डिवाइस से आपको जबरदस्ती ऑक्सीजन फोर्स की जा रही है जी, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो एक ह्यूमिडिफायर से होके आती है, यानी उसके रास्ते में एक कंटेनर में पानी रहता जी, और ये जो पानी है ये आइडियली नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। नॉर्मल सलाइन ज्यादा उपयुक्त होगा। जी, जी, जी। और हो ये रहा है कि इस चीज का क्योंकि पूरे भारत में ध्यान नहीं किया गया कायदे से, और उस ह्यूमिडिफायर के अंदर या तो नल का पानी डाल दिया या बोतल का पानी डाल दिया और उसको
स्टरलाइज करने का कोई उपाय ठीक ढंग से नहीं किया गया, इसलिए उसमें फंगस की ग्रोथ हुई जो वातावरण में लगभग हर समय मौजूद रहता है। लेकिन जहां नमी मिलेगी आप जानते हैं फफूंदी वहीं पड़ती है। बहुत आपने बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, तो क्या डॉक्टर साहब ये माने ऑक्सीजन और सांस के सहारे जी ये नाक में, कान में, आंख में पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब क्या ये माने जो मरीज आईसीयू में ज्यादा रहते हैं, नंबर एक, जिन्हें स्टेरॉइड की दवाएं ज़्यादा दी जाती हैं, जिन्हें एंटीबायोटिक की दवाएं ज़्यादा दी जाती हैं, जो डायबिटिक के जो है मरीज होते हैं, जो कैंसर के मरीज होते हैं, क्या इन पर ही ब्लैक फंगस जो है अटैक करता है? देखिए, इन सबको हम एक शब्द में जोड़े थे जी, बहुत अच्छा, और ये सब कवर हो जाए जी। यदि देखिए, फंगस बहुत कमजोर चीज है जी। आप देखेंगे जिंदा व्यक्तियों में सिस्टेमिक फंगीमिया यानी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके फंगल हो जाए कुछ, ये ना के बराबर होता है जी। फंगस जो है वो मृत चीजों पे प्राय अटैक करता है। आपके यहाँ अचार रखा है, फल सड़ गए हैं, पत्तियां सड़ रही हैं, तो जो मृत चीजें हैं इसकी हैसियत इतनी ही है जी। लेकिन किसी वजह से यदि आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत कम है या कम हो गई है तो फिर आप इसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि फिर आप उस मृत पाए के नजदीक पहुंच जाते हैं अपने लड़ने की क्षमता। जी 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 डॉक्टर साहब, इसलिए होता जी तो डॉक्टर साहब, उदाहरण आपने दिए, डायबिटीज हो, स्टीरॉइड हो, कैंसर का मरीज हो, सिंगल ऑर्गन डिसफंक्शन हो, एंटी कैंसरस दवाइयां चल रही हो, रेडियोथेरेपी हो, डायबिटीज या स्टीरॉइड बहुत हैवी डोज में दी गई हो, ये सभी वो चीजें हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी लड़ने की शक्ति को सीमित कर दें। इसलिए ऐसा है। अच्छा, ये बात माने कि जो लक्षण बताए गए हैं कि आंखों का लाल होना, आंखें जो है वो छिन जाना, जबड़े होना, सांस लेना और में दिक्कत आना और साथ में बुखार जुखाम, ये सारे लक्षण इसी के हैं या कोई मेजर लक्षण भी किसी भी समस्या में हो सकते हैं? जी। तो हर आंख की समस्या म्यूकोमाइकोसिस नहीं होती। जी 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 जी। म्यूकोमाइकोसिस को डायग्नोज करने के लिए पहले तो ये क्लिनिकल सेटिंग होनी चाहिए, फिर आपको पोस्ट कोविड पीरियड में अगर ये सब होने लगे तो शक की सुई उधर जाती है, यकीन से नहीं कह सकते तब भी आप जी। फिर आप नाक की म्यूकोसा की बायोप्सी लेते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे उसका परीक्षण होता है, उसमें यदि फंगस मिलता है तभी कहा जा सकता है कि ये आपको म्यूकोमाइकोसिस है। आईसीयू जाने वाले 10%, और मैंने कहा आईसीयू सिर्फ 5% लोग जाते हैं जी। उस 5% का भी जो 10% है यानी 0.5% लोग कुल मिला के, उससे ज्यादा म्यूकोमाइकोसिस नहीं है। इसका ढोल कुछ ज्यादा बजाया जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत आपने अच्छी बात की, ज्यादा ढोल बजा। दूसरी चीज, अगर हम यूं देखें तो बच्चों को तो इससे कोई खतरा है नहीं सर। बच्चों को अगर इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना हो जी तो वो भी उतने ही संवेदक हैं और उनकी इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले कम है जी, इसलिए उनमें होने की संभावना ज्यादा है जी। मुद्दा ये है कि बच्चों में कैंसर कम होता है जी, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन बड़ों के मुकाबले कम होता है। डायबिटीज कम होती जी, और वो बच्चे सीरियस भी कम होते हैं, इसलिए आईसीयू पहुंचने का भी उनका प्रतिशत कम होगा। जी जी जी। बीमारी भी कम होती है और वो गंभीर भी कम हो रहे हैं जी। अगर इन चीजों को देखें तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि म्यूकोमाइकोसिस, और फिर अब हम सचेत भी तो हो गए हैं जी जी, तो अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। और गलतियां हुई क्यों रमेश जी? दर हकीकत हमारे देश में आईसीयू केयर के लिए इतने मरीज, वेंटिलेटरी केयर के लिए इतने मरीज, ये एकदम से आ गए, जितने एक्सपर्ट हमारे पास है नहीं जी।
तो बहुत सारे जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं, जिनका एक्सपोजर पहले नहीं हुआ था इन चीजों में, उनको लगाया गया है कि किसी ढंग से ये व्यवस्था संचालित होती रहे, इसीलिए ये चूक हुई है और चूक बड़ी स्वाभाविक है। और आप देखें, लेकिन जब जानकारी में आ जाएगी तो फिर जानने के बाद हम मूर्ख नहीं रहते, हम भी विज्ञ हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस से बचाव की कोई टिप्स आप देंगे लोगों को? सर, यही है कि अपनी इम्यूनिटी को जहां तक हो सके संरक्षित करें। नंबर 2, ये ध्यान रखें कि जो ऑक्सीजन पाइप के साथ ह्यूमिडिफायर में पानी डाला जाए वो उसमें नॉर्मल सलाइन पड़े। और एक और चीज है, कुछ ऐसी दवाइयां हैं मेथिलीन ब्लू जो फंगस को मारती हैं, कानपुर मेडिकल कॉलेज में उनका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे ये पाइपलाइन और नली में विकसित न होने पाए। और अगर हो जाता है तो हमारे पास इस फंगस की दवा है जिसका नाम एम्फोटेरेसिन बी है जी। अगर समय से हम इसको डायग्नोज कर लें तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। जी जी। लेकिन इस ट्रीट किया जा सकता है, इस पे बात नहीं हो रही जी। बात अंतिम परिस्थितियों पे हो रही है कि आंख निकाल दी जाएगी और नाक काट दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की जी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो वही हमारा खान पान का सिस्टम ठीक हो जाए, हम एक्सरसाइज करें, सब कुछ ध्यान दें, यही होना चाहिए ना? सर, खान पान बहुत जरूरी हिस्सा है जी। लेकिन इसके सिवा 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। ठीक बात है। और 45 मिनट का एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। जी, बात है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर साहब, एक बात है कि तीसरी लहर आ रही है, ये बहुत बड़ी चुनौती है और खास तौर से बच्चों के लिए खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में 16 करोड़ 50 लाख बच्चे हैं और एक रिपोर्ट कह रही है कि 20% बच्चे संक्रमित होंगे, 5% बच्चों की क्रिटिकल स्थिति भी होगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले आप जरा हमको ये समझाइए। सर, ये जो आपने आंकड़ा दिया है संभवतः 12 साल से छोटे बच्चों का है जी। लेकिन अगर हम 18-19 साल तक के बच्चे गिन लें जी, यानी वयस्क होने से पहले, तो ये आबादी 60% है जी। आप स्वयं देखें, एक माँ बाप है तो उसके परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो हैं ही जी। और भारत में औसत 4.3 है प्रति परिवार एक माँ बाप के पास जी। इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ की जितनी वयस्क आबादी है उससे ज्यादा अवयस्क आबादी होनी चाहिए। तो हम अभी 18 साल के नीचे टीका लगना शुरू नहीं हुआ है, तो हम पूरी 18 साल के नीचे की आबादी की बात करेंगे क्योंकि पीडियाट्रिक्स, जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ, बच्चों के डॉक्टर, उनकी सीमा 18 वर्ष तक है जी। जब तक आप बालिग नहीं हुए हैं तब तक आपको बाल रोग या किशोर रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन देखेगा। 18 के बाद में इंटरनल मेडिसिन का एक्सपर्ट देखेगा। जी जी जी। तो ये जो बच्चे हैं, पहली बात ये कि इनको टीका नहीं लग रहा, इसलिए टीके से प्रदत्त इम्यूनिटी के अभाव में है ये। बात नंबर 1 जी। दूसरी बात ये कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, उनको आप मास्क नहीं पहना सकते जी। क्योंकि अगर उनको घुट गई सांस उनकी तो वो बेचारे बता भी नहीं पाएंगे आपको जी। तो नियमतः उनको आप मास्क नहीं पहना सकते जी। तीसरी बात ये है कि ये जो बच्चे हैं, ये इनका आचरण ऐसा है कि आप कहें 2 बच्चे आपस में सोशल डिस्टेंसिंग से रहो तो कितने मानेंगे, आप खुद जानते हैं जी। इनको समझाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब ये बीमारी बच्चों के पास पहुंचेगी तो इसका प्रसार तेज होगा। अभी
जो मौजूदा स्ट्रेन सर्कुलेट कर रहे हैं जी। उसमें पहली लहर में जो स्ट्रेन था वो कहता था कि बच्चों से हम बोलत नहीं और जवान लगे हमार भाई और बूढ़न को हम छोड़त नहीं। तो उस समय का फिक्रा ये था। जी। जो दूसरी लहर आई है उसमें हमने देखा कि गर्भवती महिलाएं, युवा और कुछ किशोर बच्चे भी इसकी जद में आने लगे। जी। ये हुआ क्यों? क्योंकि म्यूटेंट स्ट्रेन किस ढंग से बिहेव करेगा इस बात को प्रिडिक्ट करना, पहले से तय कर देना संभव नहीं है। इसी ढंग से कोई ऐसा भी म्यूटेंट स्ट्रेन आ सकता है जो बच्चों के प्रति विशेष आग्रही हो और बड़ों से कुछ न कहे। तो इसलिए आप इस बारे में कोई निश्चित प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो छूट गए हैं वो शिकार बनेंगे या ज्यादा खतरे में हैं, ये तो दिखाई ही दे रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आज ही DGCI ने कोवैक्सीन को ट्रायल के लिए कह दिया 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को, और 550 का ट्रायल होगा, दिल्ली में होगा और पटना एम्स में होंगे। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर ये शुभ संकेत है कि हम कम से कम जागना शुरू हो गए हैं बच्चों के बारे में। जी। अन्यथा इस देश की सारी सेवाएं जो थी वो अडल्ट ओरिएंटेड थी। अगर आप पूछें कि हैलेट में बड़ों को देखने वाले कितने डॉक्टर हैं और बच्चों को देखने वाले कितने हैं, तो उस अनुपात से ही आप समझ लेंगे कि बच्चे हमारी प्रायोरिटी कभी नहीं थे। हम सिर्फ उनके बारे में गाल बजाते हैं कि हमें बहुत प्यारे हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं। वो माँ बाप की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन सामाजिक प्राथमिकता यही है कि जो ब्रेड अर्नर है परिवार का, जो रोजी रोटी का इंतजाम करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश। जी। माँ बच्चों के भी बाद आती है, महिलाओं की ये दुर्दशा। तो इसलिए बच्चों का सारा सिस्टम ठीक करना होगा, बड़े पैमाने पे ठीक करना होगा। इनके लिए हॉस्पिटल में नए अस्पताल हमें एम्प्लॉय करने होंगे। कानपुर में भल्ला अस्पताल है, चाचा नेहरू अस्पताल है, मरियमपुर अस्पताल है, क्यों बंद पड़े हैं? चाचा नेहरू तो बच्चों का अस्पताल था। हमारे पास में नियोनेट्स के लिए NICU नहीं है ठीक। हमारे पास में बड़े बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सेटअप नहीं है। सरकार सोच रही है, आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि 100 बेड के ICU बनाए जाएंगे। जी। कुछ मेडिकल कॉलेज में होगा, 40 बाहर होंगे, फिर अच्छी बात है। जितना भी हम कर पाए अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी नित्यांत अपर्याप्त है, क्योंकि अगर 40% वयस्कों के लिए जो आपने ICU बनाए उनके अंदर आप हजारों बेड रखते हैं, तो 60% आबादी के लिए 100 बेड काफी हो जाएंगे। ये सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह दर्शाता है। मैं आपसे एक लटका हुआ जी, एक सवाल ये भी है कि बच्चों में अगर ये रोग होता है तो ये बड़ी विषम स्थिति होगी। बच्चों को कौन संभालेगा? अगर क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगी तो वो बच्चे कैसे रहेंगे, माताएं कैसे उनको दूध पिलाएंगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे ये जरा जानना चाहता हूँ, खास तौर से मैं कानपुर की बात करूँगा, हैलट अस्पताल में ऐसी परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं क्या, और अगर वो किए गए हैं तो वो कितने पर्याप्त हैं? सर सिस्टम धीरे धीरे गियर हो रहा है। पहली चीज तो ये होती है कि हम समस्या है इसको पहचाने और स्वीकार करें। तो हमने पहचाना है और स्वीकार किया है। नंबर 2 पे ये होता है कि उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयास हो सके संगठित वो किए जाएं, संसाधन जुटाए जाएं, स्पेस निकाली जाए, उसकी तरफ भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। और दुनिया की बड़ी से बड़ी यात्रा एक कदम से शुरू हुई होगी। मुझे लगता है वो पहला कदम ले लिया गया है, यात्रा पे हम बढ़ चले हैं और मंजिल अभी दूर है, उसका गिला रहेगा।
और उसके लिए हम जोर भी लगाते रहेंगे, प्रेशर भी बनाएंगे कि हमारे बच्चे इस तकलीफ में, सुविधाओं के अभाव में शमशान तक न पहुंचे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि हाईलैंड अस्पताल कह रहा है हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए, और ख़ास तौर से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ये बात कह रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वास्तव में ये माने कि जो हमारे कानपुर की परिस्थितियां हैं या आसपास के जिलों की उनको देखते हुए हमारे यहाँ का पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सक्षम है मुकाबला करने के लिए? सर, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट सक्षम था नहीं। उसकी दो ताकतें हैं जी। एक ताकत तो है उसका विभागाध्यक्ष जिसका नाम है यशवंत राव। किसी दिन कार्यक्रम में बुलाइए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। जी, आज मैं उनको चाह रहा था, आज भी मैं उनको चाह रहा था कि वो भी रहते तो अच्छा होता। चलिए, वो कोई पता लगा कि वो जो है दौरे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जी जी हाँ, बताया था। जी सर, जब ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति धूली बन के खड़ा होता है तो उसके चारों ओर एक परिधि अपने आप बुनने लगती है। जी, तो मेरा सलाम यशवंत को, मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन काबिलियत में मैं उसको सलाम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये कि सर, अंतिम लक्ष्य तो कभी निश्चित किया ही नहीं जा सकता। जी, जितनी बड़ी चुनौती होगी हमें अपने लक्ष्य रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और अभी केवल एक ये वक्ती अनुमान है जिसके हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं। मुझे लगता है कि हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन का कनेक्शन पूरे चिल्ड्रन अस्पताल में होना जरूरी है कि जिस बेड की जरूरत पड़े हम उसको ऑक्सीजन बेड की तरह से इस्तेमाल करें। कितने बेड की आवश्यकता हो सकती है हाईलैंड में आपके हिसाब से? सर, हमारे हिसाब से कम यहाँ 5000 बच्चों के बेड कानपुर में चाहिए। जी। अब 5000 में से अगर आधे प्राइवेट सेगमेंट में हो तो आधे तो हमको हैलेट में चाहिए ही 2500 के आसपास। 2500 और ये इस तरीके से 2500 बेड चाहिए हमको। तो ये, और उसमें हर कैटेगरी के बेड हैं। ऐसा एक प्रस्ताव आया कि चाचा नेहरू अस्पताल को फिर से कर दिया जाए, जागेश्वर अस्पताल कर दिया जाए, बी एन भल्ला अस्पताल को फिर से, ये क्या उचित है और इस पर तुरंत कार्य होना चाहिए? सर, तत्काल। और इसके लिए मैं चाहूंगा भारतीय बाल रोग अकादमी और उनके पदाधिकारियों से भी संपर्क किया जाए। हममें से बहुत से अपनी सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पे चैरिटेबली देने को तैयार होंगे। हमें सिर्फ मानदेय मिल जाए तो उतने में लोग तैयार हो जाएंगे कि हम समाज सेवा के लिए ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं। चले, दूसरी चीज ये है कि माता पिता अपने को कैसे तैयार करें जब ये परिस्थितियां आएंगी, तो वो बच्चों के साथ कैसे, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ। सर, पहली चीज तो ये करें कि माँ बाप और घर में जितने वयस्क हैं वो कोरोना का टीका लगवा लें। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर वो बचे रहेंगे तो बच्चे भी बचे रहेंगे। जी। और वो संक्रमित हुए तो ये संक्रमण बच्चों तक जाए बिना रहेगा नहीं। जी। दूसरी चीज, बच्चों के खान पीन को पौष्टिक करें, ये जंक फूड को सलाम कह दें। जी। ऐसी चीजें जैसे क्योर फ्रूट्स कहते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जितना ज्यादा फल रंगीन होते हैं उतने ज्यादा प्रचुरता से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो रंग बिरंगे फल खिलाएं उनको। गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, DGLV कहते हैं। जी। जितना ज्यादा गहरे हरे रंग की होंगी उसके अंदर विटामिन उतनी ही ज्यादा प्रचुरता से होगा। और इनको फ्रेश यानी ताजा खिलाएं। बच्चे खाने में आनाकानी करें तो पीस के ग्रेवी बना लें, सब्जी में मिला लें, आटे के साथ गूंद दें, भरवा पराठे में डाल के खिलाएं उनको, लेकिन खिलाना जरूरी है। फिर इन बच्चों को लगातार खेलने कूदने से न रोकें। जो 45 मिनट की एक्सरसाइज बड़ों के लिए, वही खेल कूद बच्चों के लिए है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसे समय इनको बाहर लेके जाएं या घर में ही छत वगैरह पे खिलाएं
अपनी देखरेख में, जब कि दूसरों से संपर्क इनका न हो। ठीक बात है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को खेलने दें, लेकिन बच्चे तो आजकल वीडियो, मोबाइल, उसमें स्पोर्ट्स में आ लगते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि ये भी इनके लिए हितकर है? सर, विशेष परिस्थितियों में विशेष निर्णय करने पर ओहो, बहुत सी चीजें जो हितकर नहीं है, लेकिन जब हमारे पास विकल्प ना होगा। मैंने से सुना है, भुज में एक लड़की थी, भूकंप में फंस गई सर, और 5, 7, 10 दिन तक जिंदा रही। जब बाद में देखा गया ये कैसे जिंदा रही, तो वो अपना मल खा रही थी और अपना पेशाब पी रही थी, लेकिन इसने उसे जिंदा रखा। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये चीजें खाने योग्य नहीं है, कोई इनका स्वागत नहीं करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष निर्णय करने पड़ते हैं जी। तो अब लॉकडाउन में जब बाहर हमारे पास अवसर सीमित हो गए हैं, इन बच्चों को किसी ढंग से नियंत्रित भी करना है। मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन और कोई विकल्प दिखाई भी नहीं देता रमेश जी। तो अब मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछूंगा कि हम इन बच्चों को, जैसे आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही कि इनको खेलने का मौका दीजिए, वीडियो और मोबाइल हितकर नहीं है, लेकिन परिस्थितियां हैं, आपने इनके पौष्टिक आहार की बात की है। ऐसा और क्या किया जाए कि बच्चे जो हैं तीसरी लहर से जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें? सर, इसके लिए पहल सरकार को करनी होगी जी। जैसे कोवैक्सीन को 3rd स्टेज ट्रायल पूरा होने से पहले ही जी स्वीकृति दी गई और लगाना प्रारंभ किया गया। 12 साल के ऊपर तो जहां तक मेरी सूचना है, जुलाई से यही कोवैक्सीन बच्चों को लगने लगेगी। लेकिन कनाडा में, यूके में जो फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की है, उसके भी ट्रायल्स हुए हैं, और वो उनसे छोटे बच्चों के लिए भी कनाडा में तो लगनी शुरू हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर तीसरी लहर आने से पहले बहुत तेजी से, और बच्चों को आप जल्दी से टीकाकरण कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे टीका लगवाने के लिए ऑलरेडी उसी रास्ते पे हैं। सभी बच्चों को टीके लगते हैं, उन्हें मालूम है कि टीका लगना है, उसकी व्यवस्था बनी हुई है। तो अगर हम पूरा कर लें तो शायद ये तीसरी लहर हम रोक। चलिए, बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपने अच्छे, मैं चाहूँगा कि अंत में आप जो ये वर्तमान हालात चल रहे हैं उसमें जनता को, बच्चों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हालत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं जी, लेकिन ये हालात जो हैं, ये प्राकृतिक आपदा है। जैसे सुनामी आती है, बाढ़ आता है, भूकंप आती है, या बादल फट जाता है। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में हम अपना आत्मविश्वास खोने न दें जी। हम ईश्वर पे आस्था बनाए रखें। प्रारब्ध हमारा फैसला करेगा, और मुझे लगता है यदि आत्मविश्वास हमारा ठीक है तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से न केवल कोरोना की दशा और दिशा बताई, न केवल जो ब्लैक फंगस है उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया, बल्कि तीसरी चुनौती को कैसे हम करें। माता पिता पहले जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें, बच्चों के भी वैक्सीन लगवाना शुरू हो, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, और उनके लिए भी तैयारी की, साथ में सरकार भी संसाधन जुटाए। अगर बात करें तो कानपुर में ही केवल 5000 बेड्स बच्चों के लिए चाहिए। उसके लिए एक प्रस्ताव आया है। मुझे मालूम है कि चाचा नेहरू अस्पताल, जागेश्वर अस्पताल, BN भल्ला अस्पताल, इन सबको बच्चों के अस्पताल में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, लेकिन अब तत्काल ज़रूरत है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कोरोना से ये मत सोचिएगा कि कोरोना थम गया है, कोरोना गिर गया है, अब आप बिल्कुल लापरवाह हो जाइए, पहले की तरह कदापि नहीं। अगर ये भी संकेत मिल जाए कि कानपुर कोरोना मुक्त हो गया है,
फिर भी आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और लगातार हाथ धोते रहिए और हमारा विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल